हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। तो कई महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं आज के इस करंट फॉर्स वीडियो में। तो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आपको कि 28 दिसंबर को ये टाइम याद रखना है आपको, 9 बजे से मैराथन वीडियो आ रहा है लाइव, जनवरी से लेकर दिसंबर 2025 का। तो इस साल का तमाम करंट अफेयर्स आपके एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण होने जा रहा है, चाहे वो यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, राज्यों के पीसीएस हो, या फिर रेलवे हो, एसएससी हो, राज्यों के जो एग्जामिनेशन हो उन सब में ये काम आएगा। ग्रुप डी में तो खूब क्वेश्चंस टकरा रहे हैं जनवरी से नवंबर तक वाले जो मैराथन वीडियो था उससे, ठीक है। तो याद रखिएगा यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ पर ये मैराथन वीडियो आने वाला है जनवरी से लेकर दिसंबर तक का। करीब 9-10 घंटे का ये वीडियो होगा, लगातार आपको देखना है और इससे आपके करंट फोर्स की तैयारी बहुत ही जानदार हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट करंट फोर्स। और प्रश्न यहाँ पर होगा, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 किसने जीत ली है? आंसर होगा झारखंड की टीम ने जीत ली है, ठीक है। तो ये जो ट्रॉफी है ना वो भारत का प्रमुख घरेलू T20 टूर्नामेंट है और इसमें देश भर की टीमें हिस्सा लेती हैं, अलग अलग राज्यों की। इसके अलावा जो सर्विसेज की टीम है, आर्मी की, वो सभी इसमें पार्टिसिपेट करती है और BCCI आयोजित करवाता है इसको, ठीक है। तो झारखंड की टीम ने 18 दिसंबर को फाइनल मुकाबले में हरियाणा को हराकर ये ट्रॉफी जीत ली है। पहली बार झारखंड ने ये ट्रॉफी जीती है, ओके। तो फाइनल मैच जो है ना वो पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम जो है ना वहीं पर ये खेला गया था। अगला क्वेश्चन, किस राज्य की पोंडुरु खादी को भौगोलिक संकेतक मिला है, यानी GI टैग मिला है? आंसर होगा आंध्र प्रदेश के, ठीक है। आंध्र प्रदेश का एक जिला है श्रीकाकुलम। क्या नाम है? श्रीकाकुलम। तो उसी जिले में एक गांव है पोंडुरु, तो वहाँ का ये खादी उत्पाद है और ये बहुत ही मशहूर है। तो केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने जिसके द्वारा ये GI टैग दिया जाता है, तो उसी ने ये GI टैग दिया है इस खादी को। और बहुत ही ये महत्वपूर्ण है क्योंकि महात्मा गांधी ने भी 100 साल पहले इसकी सराहना की थी। पूर्व स्वतंत्रता सेनानी चौधरी सत्यनारायण ने 1942 में दूसरी रेलवे स्टेशन पर रुकने के दौरान महात्मा गांधी को पोंडुरु की खादी से बनी हुई एक धोती भेंट की थी और गांधी जी को बड़ा ही अच्छा लगा और खादी की जो बारीकी थी उससे बहुत प्रभावित थे। तो यहाँ की जो हाथ से काती हुई और बुनी हुई जो खादी है उसकी गुणवत्ता के कारण उसको टेक्सचर 125 काउंट होता है उसका, तो इसलिए ये काफ़ी पॉपुलर है और ख़ास तरह की खादी है, इसलिए इसको GI टैग मिला है। आंध्र प्रदेश का है ये, ठीक है। आंध्र प्रदेश के अभी मुख्यमंत्री कौन है? चंद्रबाबू नायडू। अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ओमान के सुल्तान का नाम बताएं जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ ओमान से नवाजा है, ये सम्मान दिया है। क्या नाम है उनका? हैथम बिन तारिक, ठीक है। इस तरह के सवाल अक्सर एग्जामिनेशन में आते हैं इसलिए महत्वपूर्ण है। क्या है? हैथम बिन तारिक नाम है उनका और ये देख रहे हैं आप ये सम्मान देते हुए। तो ओमान के सुल्तान हैं। तो 19 दिसंबर को जब भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वहाँ की यात्रा पर थे तो उसी दौरान उन्होंने सर्वोच्च सम्मान दिया हैथम बिन तारिक ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को, ओके। ये जो सम्मान है वहाँ का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। इसकी शुरुआत हुई थी 1970 में। उस वक्त जो सुल्तान थे काबूस बिन सईद, उन्होंने शुरू की थी और 2025 में भारत और ओमान के बीच में कूटनीतिक संबंधों के 70 वर्ष पूरे हो चुके हैं। तो इस आयोजन पर उनका जाना भी महत्वपूर्ण था और ये अवार्ड मिला है। और भी कुछ हुए हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें, वो अगले क्वेश्चन में लेंगे। एक और बात बताऊं आपको कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दिसंबर 2025 तक अभी तक 29 देशों से सर्वोच्च सम्मान मिल चुका है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान, विदेशी नागरिक सम्मान, ठीक है। कितने? 29 देशों से मिल चुका है अवार्ड। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, भारत और ओमान के बीच में दिसंबर 2025 में किस तरह का ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है? आपने पढ़ा होगा कि FTA हो गया, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया, लेकिन एक्चुअल में वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है। वो एक्चुअल में क्या है? वो है CEPA। क्या कहेंगे हम? CEPA यानी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ठीक है। अब आप कहेंगे द हिंदू में तो लिखा हुआ है FTA साइन हुआ है। एक्चुअल में FTA
इसको कह दिया जाता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, लेकिन जो एक्चुअल में जो हुआ है ना, द हिंदू ने ये लिखा है क्या, इंडिया एंड ओमान साइंड अ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट यानी CEPA ऑन दिसंबर 18। ओके, तो क्या होता है ट्रेड एग्रीमेंट? देखिए, ऐसा समझौता जो दो या उससे अधिक देशों के बीच में होता है, जो आपस में सामान और सेवा यानी जो सर्विसेज हैं और गुड्स हैं, तो उनका ट्रेड आसानी से हो सके, उस पर कम ड्यूटी लग सके। ड्यूटी का मतलब कि टैरिफ कह सकते हैं आप, जो आजकल टैरिफ की बहुत चर्चा हो रही है, ठीक है, तो इंपोर्ट ड्यूटी कहते हैं उसको, तो वो ना लगे या मतलब बहुत कम लगे। तो इससे दोनों देशों की कंपनियों को, दोनों देशों के बिजनेसमैन को, दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को बहुत फ़ायदा होता है। और आमतौर पर इसको FTA कहा दिया जाता है, यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कह दिया जाता है। हालांकि FTA का मतलब पूरी तरह से टैरिफ से छूट है। ओके, और भारत ने FTA, अगर सिर्फ कहेंगे FTA, तो केवल एक ही देश के साथ किया हुआ है और वो है श्रीलंका के साथ। उसके अलावा ज़्यादातर देशों के साथ अलग अलग तरह के ट्रेड एग्रीमेंट किए हुए हैं भारत ने, ठीक है। तो वो भी देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पर किस तरह का मतलब कितने तरह के ये ट्रेड एग्रीमेंट होते हैं। ये बेसिक चीज़ है, पहले इसको समझ लीजिए, फिर और बताएंगे हम। एक तो होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, होता है जो सभी तरह के सामान पर पूरी तरह से शुल्क फ्री है, जैसे श्रीलंका के साथ है। उसके बाद होता है क्या, CETA, कॉम्प्रिहेंसिव एंड ट्रेड एग्रीमेंट, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट, ये जैसे यूनाइटेड किंगडम के साथ हुआ है भारत का। फिर ये CECA, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन एग्रीमेंट, जैसे ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर के साथ भारत का अलग अलग हुआ है। फिर ये CECPA, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट, इसमें पार्टनरशिप चीज़ें हैं, तो जैसे मॉरिशस के साथ भारत ने किया हुआ है। CEPA है, जैसा कि अभी ओमान के साथ भारत ने किया है एग्रीमेंट, ऐसा ही कोरिया के साथ, फिर जापान के साथ भी ट्रेड एग्रीमेंट है CEPA। फिर होता है PTA, ये प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट होता है, जैसे भारत और थाईलैंड के बीच में है एग्रीमेंट। एक है RTA, रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट, ये क्षेत्रीय कई सारे देशों के साथ एक साथ होता है। और भी कई सारे होता है, जैसे TEPA होता है, ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ये वस्तु, सेवा, निवेश, इन सब का विस्तारित एक संस्करण कह सकते हैं। तो ये सब जो मैंने बताया ना, किस देश के साथ किस तरह का एग्रीमेंट है, ये सब मैंने PDF में दिया हुआ है। आज का PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं, शार्प लर्निंग ऐप पर जाइए, वहाँ पर फ्री वाला जो कंटेंट है वहाँ आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं ओमान की। एक बार मैप के ज़रिए देख लीजिए, फिर चीज़ों को और बेहतर ढंग से समझेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, प्यारा भारत है अपना, ओके, और इधर क्या है, ये है पश्चिम एशिया या कहें मिडिल ईस्ट है। उसी में यहाँ पर ये वाला जो देश देख रहे हैं, ये है ओमान, इसका पड़ोसी देश है। यमन इधर हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया और UAE हो गया इस तरफ, ओके। ये है अरब सागर और ये है प्यारा भारत। तो ये भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये देश, और दोनों देशों के बीच में CEPA समझौता हुआ है। 70 वर्ष पूरे हुए हैं राजनयिक संबंधों के दोनों देशों के बीच में। तो ये एग्रीमेंट के दौर के उस वक्त के फोटोग्राफ आप देख रहे हैं, और इसमें हम लोग ये देखते हैं कि इस एग्रीमेंट के बारे में चीज़ों को समझते हैं, ठीक है। तो भारत और ओमान के बीच में ये एग्रीमेंट हम कहेंगे, पूरा नाम क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ओके। सिग्नेचर हुआ 18 दिसंबर को मस्कट में, ओमान की राजधानी में। भारत और ओमान के बीच में सिग्नेचर किया गया। उद्देश्य क्या है इसका, द्विपक्षीय जो व्यापार है, बायलैटरल ट्रेड है, इसके अलावा इन्वेस्टमेंट है यानी निवेश है, उन सबको बेहतर ढंग से बिना बाधा के करना, सर्विसेज, इसके अलावा जो निवेश है उन सबको उसका प्रवाह सुगम करना। भारत और ओमान के बीच में अगर हम देखेंगे ट्रेड कितना है, तो वो देखिए, फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में लगभग 10.5 अरब डॉलर का था, जिसमें भारत का निर्यात 4.06 अरब डॉलर था और आयात भारत कर रहा था 6.5 अरब डॉलर का। ये जो समझौता हुआ है केवल व्यापार तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पूंजी को आकर्षित करने, श्रम बल की गतिशीलता, मतलब यहाँ से ओमान को ज़रूरत पड़ती है भारतीय श्रम की, तो वो यहाँ से लोग जाते हैं काम करने। तो इन सब चीज़ों को और बेहतर करना, और साथ में जो भौगोलिक स्थिति है, हरमुज जो जल डमरू है, वहाँ पर भारत की ऊर्जा सुरक्षा, लॉजिस्टिक नेटवर्क के लिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण है।
तो उसको भी देखते हुए चीज़ें बातचीत हुई है। खास बात क्या है इस एग्रीमेंट की, तो देखिए इसमें ये होगा भारत मतलब ओमान जो है ना वो भारत को अपने लगभग 98.08% टैरिफ लाइन पर ड्यूटी फ्री एक्सेस देगा। ओके, तो भारत के कुल निर्यात का लगभग 99.38% ये कवर करता है। ड्यूटी फ्री एक्सेस मतलब भारत का जो सामान जाएगा उस पर टैक्स वहाँ नहीं लगेगा, एंट्री टैक्स कहिए या टैरिफ कह दीजिए। भारत जो है ना ओमान के लगभग 77.79% टैरिफ लाइनों पर टैरिफ खुला रखेगा, जो आयात का लगभग 94.81% है। मतलब भारत भी वहाँ के सामान पर टैरिफ नहीं लगाएगा। और बहुत तरह की संवेदनशील वस्तुएं हैं, जैसे उसकी लिस्ट भी बनाई गई है। एग्रीकल्चर वस्तुएं हैं जिसमें दूध, चाय, कॉफ़ी ये सब भी शामिल किए गए। कीमती धातु हैं तो उनको हालांकि विशेष सुरक्षा दी गई है उस पर टैरिफ को लेकर। ठीक है, इसके अलावा कई सारे सेक्टर में जैसे टेक्सटाइल है, जेम्स एंड ज्वेलरी है, फुटवेयर है, स्पोर्ट्स चीज़ों है, उन सब के निर्यात में भारत को बहुत फ़ायदा मिलेगा और सेवा और निवेश में भी फ़ायदा मिलेगा। भारत की कंपनियां वहाँ पर जाकर निवेश कर सकेंगी। ठीक है, तो ये है महत्वपूर्ण बातें। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले आपको बताऊं कि अगर आप करंट फोर्स की शानदार तैयारी करना चाहते हैं तो मेंबरशिप प्लान ले सकते हैं। शार्प लर्निंग ऐप पर, गूगल प्ले पर मिल जाएगा शार्प लर्निंग ऐप। वहाँ पर 2 तरह के मेंबरशिप प्लान है, एक बेसिक मेंबरशिप प्लान है, दूसरा ISPCS मेंबरशिप प्लान है। और ये आपके एग्जामिनेशन के करंट फोर्स को बहुत मजबूती देगा। इसमें PDF वीडियो, मॉक टेस्ट ये सब कुछ मिलता है। वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली इस साल का पूरा कंटेंट मिलेगा, पिछले साल का मिल जाएगा और अगले 1 साल तक अपडेट आपको मिल जाएगा। 365 दिनों तक अपडेट मिलेगा। साथ में एग्जाम वाइज टेस्ट सीरीज वगैरह भी आपको मिल जाएंगे। तो देख लीजिएगा आप, शार्प लर्निंग ऐप है उसके ज़रिए आप ये ले सकते हैं। ओके, ईयरली PDF वो भी मिल जाएगा आपको। और ये मैराथन वीडियो देखना मत भूलना 28 दिसंबर की सुबह 9 बजे से। ओके, मैराथन होगा यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ पर। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये फीफा अवार्ड मिला है और उससे रिलेटेड कई सारे प्रश्न हैं। क्वेश्चन यहाँ पर होगा, फीफा मेल प्लेयर ऑफ द ईयर यानी पुरुष खिलाड़ी पूरे साल का किसको दिया गया है ये खिताब? आंसर होगा ओस्मान डेम्बेले। ओस्मान डेम्बेले। तो ये न्यूज़ भी आप देख रहे हैं और ये रहा फोटोग्राफ इनका। तो फीफा बेस्ट फुटबॉल अवार्ड समारोह हुआ अभी दिसंबर में, कतर की राजधानी दोहा में आयोजित किया गया था और उसी में फ्रांस के स्टार फुटबॉलर हैं ये 28 वर्षीय हैं मात्र ओस्मान डेम्बेले, तो उनको ये खिताब दिया गया है, ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, फीफा विमेन प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब किसे मिला है? आंसर होगा एताना बोनमाटी। एताना बोनमाटी ये फोटोग्राफ है, स्पेन की खिलाड़ी हैं, ये दिग्गज मिडफील्डर हैं स्पेन की और वहाँ की राष्ट्रीय टीम, इसके अलावा बार्सिलोना जो क्लब है उसमें भी शानदार ढंग से वो खेलती हैं। और ख़ास बात है कि इनको लगातार तीसरी बार ये अवार्ड जीता है इन्होंने। अगला क्वेश्चन लेते हैं, फीफा बेस्ट मेल गोलकीपर ऑफ द ईयर 2025 अवार्ड किसने जीता है? आंसर होगा इटली की खिलाड़ी हैं, क्या नाम है? जियान लुइजी डोनारुम्मा, ये नाम है इनका। ठीक है, तो इन्होंने ये खिताब जो है जीत लिया है, इटली के हैं और साथ में PSG के साथ वो खेलते हैं, PSG जो क्लब है उसके साथ खेलते हैं। अगला क्वेश्चन, फीफा बेस्ट मेल गोलकीपर ऑफ द ईयर 2025 का खिताब किसे मिला है? तो हन्ना हैम्पटन ये नाम है इनका, ये रहा फोटोग्राफ, इन्होंने जीता है। ये इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं और साथ में जो चेल्सी क्लब है वहाँ पर खेलती हैं, गोलकीपर हैं शानदार, और ये महत्वपूर्ण बात रही। ठीक है, तो अब हम लोग ये देख लेते हैं कि जो फीफा अवार्ड मिला है 2025 का उसका पूरा लिस्ट ये रहा। इससे रिलेटेड भी प्रश्न हो सकते हैं एग्जामिनेशन में, तो मैंने कुछ तो क्वेश्चंस MCQ के ज़रिए करवा दिए थे, लेकिन फिर रिवाइज कर लें। मेल प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है ओस्मान डेम्बले, फ्रांस के खिलाड़ी हैं ये। फीमेल प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब मिला है एतना बेनमाटी और बोनमाटी, इनका ये स्पेन की खिलाड़ी हैं। पुरुष गोलकीपर का अवार्ड जियान लुइजी डोनारुम्मा, इटली के हैं। बेस्ट वीमेन गोलकीपर ऑफ द ईयर हन्नान हैम्पटन, इंग्लैंड की खिलाड़ी हैं। बेस्ट गोल ऑफ द ईयर वो खिताब मिला है एलिजाबेथ ओवाले, मैक्सिको की खिलाड़ी।
और सेंटियागो मोंटिएल, ये अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं। ठीक है। बेस्ट पुरुष टीम 11 ऑफ द ईयर, ये पेरिस सेंट जर्मेन, ये PSG जो टीम है उसको मिला है, क्लब है उसको। फीफा फैन अवार्ड मिला है जोको एसरी क्लब को। बेस्ट मेल कोच ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है लुइस एनारिक को, स्पेन के खिलाड़ी हैं, कोच भी हैं। बेस्ट महिला कोच ऑफ द ईयर सरीना विगमैन, ये इंग्लैंड की कोच है। तो ये है फीफा अवार्ड 2025 का आपके लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन मूर्तिकार, महान मूर्तिकार कही रामवानजी सुतार, राम सुतार ऐसे कहते हैं उनको। तो 18 दिसंबर को उनका निधन हो गया। तो वो किस सबसे ऊंची प्रतिमा को बनाने के लिए मशहूर थे? आंसर होगा स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो 100 वर्ष की उम्र में उनका निधन हुआ है। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो गुजरात में है, नर्मदा नदी के तट पर केवड़िया के पास में स्थित है। तो वहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर ऊंची प्रतिमा है और ये देश की एकता, देशभक्ति का प्रतीक भी है। तो इसका निर्माण, इसके निर्माण में राम सुतार की बड़ी भूमिका थी। इसके अलावा बहुत सारी मूर्तियाँ बनाई हुई उन्होंने। संसद भवन परिसर में जो महात्मा गांधी की मूर्ति है ध्यान मुद्रा में, दिल्ली में घोड़े पर सवार छत्रपति शिवाजी महाराज की मशहूर प्रतिमा है। ओके। और अभी हाल में अगर बात करेंगे अभी 2025 में, तो 100वें वर्ष में भी उन्होंने गोवा में 77 फीट ऊंची भगवान राम की प्रतिमा स्थापित की थी, जो मैंने आपको करंट अफेयर्स में बताया भी था वीडियो में, जिसका वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी गए थे वहाँ पर। ठीक है। तो गांधीवादी विचारों से प्रभावित थे और बहुत सारी कृतियाँ उन्होंने बनाई हुई थी। इनको बहुत सारे अवार्ड भी मिल चुके हैं। पद्म श्री अवार्ड इनको मिला था 1999 में। कब? 1999 में। पद्म भूषण अवार्ड मिला था इनको 2016 में। महाराष्ट्र भूषण अवार्ड मिला था 2025 में। ठीक है। महाराष्ट्र के मूलतः वो थे, बचपन से ही मूर्तिकला में इनका झुकाव रहा था। आगे बढ़ते हैं, किस भारतीय कंपनी को ट्रेवल प्लस लीजर इंडिया एंड साउथ एशिया बेस्ट अवार्ड्स 2025 में बेस्ट घरेलू एयरलाइन का खिताब मिला है? आंसर क्या होगा? एयर इंडिया को मिला है। लगातार दूसरी बार एयर इंडिया को यह खिताब जो है ना दिया गया है। ये पूरी तरह से यात्री पर आधारित जो वोटिंग है हुई है उसके आधार पर ये दिया गया है, उसकी जो सर्विसेज हैं उसके आधार पर। अगला क्वेश्चन, मेरियम वेबस्टर, उसका 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर किस शब्द को घोषित किया गया है? आंसर होगा स्लोप। मेरियम वेबस्टर जो है ना वो अमेरिकी कंपनी है और डिक्शनरी बनाती है। इसके भी डिक्शनरी जो है ना वो बहुत ही पॉपुलर है। तो इसने इसको घोषित किया है स्लोप को। स्लोप का मतलब क्या हुआ? स्लोप जो है ना वो सनकी और स्पष्ट रूप से नकली सामग्री उसको कहा जाता है और ऑनलाइन की दुनिया में इसका जो प्रचार प्रसार हुआ है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो व्यापकता उपलब्धता हुई है उसकी वजह से ये है। ठीक है। तो ये है महत्वपूर्ण। तो ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और कल आएगा मैराथन संडे को। ओके। और नेक्स्ट संडे यानी 28 दिसंबर को मैराथन जनवरी से लेकर दिसंबर तक का आने वाला है, वो भी देखिएगा आप ज़रूर। ओके, बाय।